जय हिंद सभी को। 7वीं क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 26 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 25 चैप्टर अपलोड कर दिए। आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में नाच सकते हो, ठीक है। नाचने का मतलब बढ़िया से पढ़ो। देखिए तो इस चैप्टर का नाम है, हमारे 26 चैप्टर है, इसका नाम है भारत। जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या के बारे में जानेंगे और वितरण और वृद्धि, यानी कि भारत के किन किन राज्यों में कितनी जनसंख्या है वो हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो है टोटल कुछ चैप्टर और बचे, 32 तक है, तो सारा करवा दूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए तो ये हमारा 26वां चैप्टर रहेगा। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है इसमें, तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं, यानी कि जनसंख्या वृद्धि कैसे कैसे है और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं। उचित उदाहरण देते हुए इसके लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। यानी कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियां, यानी कि अलग अलग जगहें अलग अलग जनसंख्या है और जनसंख्या अलग अलग है तो आखिर क्यों है वो बताना है हमें इसमें। आगे बस सुनना, भौगोलिक स्थिति की वजह से भी जनसंख्या अलग अलग होती है हर किसी की, ठीक है। तो भारत के अंदर की हमें बात करनी है, आउट ऑफ वर्ल्ड नहीं जाना। और भारत जनसंख्या के मामले में तो आज नंबर 1 पे है, ठीक है। आज विश्व भर में सबसे पहला जनसंख्या के मामले में देश कौन सा हो गया, भारत हो गया है ना। तो ये थोड़ी गंभीरता से सोचा जाए इस वजह पे, क्योंकि ये काफ़ी बेकार चीज़ है। जनसंख्या के मामले में आगे बढ़ना कोई समझदारी नहीं है, कोई विकास करना नहीं होता, बल्कि ये नेगेटिविटी है एक तरीके से हम कह सकते हैं। देखिए तो बोला भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख प्रवृत्तियां, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि वहां के जन्म दर, मतलब जनसंख्या जो बढ़ रही है उसकी प्रवृत्तियां, यानी कैसे इतनी ज्यादा जनसंख्या है, किन चीजों को लेकर जो है जनसंख्या काउंट की जा रही है। तो जन्म दर यानी जन्म लेने वाले लोग, जो जन्म दर हो जाएगी वो, और मृत्यु दर, जितने लोग मर रहे हैं उसको देखा जाएगा, तथा प्रवास पर भी निर्भर करती है। एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करती है। जन्म दर को प्रतिवर्ष, जन्म दर को प्रतिवर्ष क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है जन्म दर को, यहाँ देखिए, जन्म दर को प्रतिवर्ष 1000 जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या से गणना की जाती है। इस प्रकार, यानी कि देखो इसमें क्या बता रखा है, जीवित बच्चे कितने जो है बच्चे जी रहे हैं, पैदा कितने हो रहे हैं, है ना, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। जनसंख्या पर जीवित बच्चों की संख्या में गणना की जाती है। इसी प्रकार मृत्यु दर को भी, मृत्यु दर को किसी क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्ति से जो है प्रतिवर्ष जो है मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से गणना की जाती है। कितने लोग 1000 में से जन्म ले रहे हैं, मतलब कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें काउंट की जाती है, जनसंख्या में आता है वो। आगे बात समझ में, साधारणतः क्या बोला जा रहा है, साधारणतः विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और एवं जनसंख्या के आयुगत ढांचे का प्रभाव जन्म दर पर पड़ता है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सामान्यतः विभिन्न सामाजिक स्थिति, आर्थिक, जनसंख्या के आयुगत, यानी कि अगर देखा जाए सामाजिक स्थिति भी आ जाएगी उसमें, उसके बाद आर्थिक स्थिति भी देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ क्या हैं, यही जो हैं जनसंख्या में असर डालती हैं। जैसे बोला जा रहा है जनसंख्या के आयुगत ढांचे का प्रभाव जन्म दर पर पड़ता है। जन्म दर तथा मृत्यु दर, जन्म दर यानी कि पैदा होने की दर, मृत्यु दर यानी मृत्यु की दर देखी जाती है। तो मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है, यानी कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने जो है वो जन्म ले रहे हैं, शिशु हो गए ये से, तो इन्हीं को जो है क्या बोला जाता है, प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। ये तो नेचुरल है। आगे बात समझ में, देखो लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश स्थानांतरण को प्रवास कहते हैं। प्रवास से भी क्वेश्चन रिलेटेड बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। तो प्रवास कहते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाते आते हैं, उसको एक देश से दूसरे देश जाने और बसने की प्रक्रिया जनसंख्या प्रवास कहलाती है। जनसंख्या प्रवास की दर उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में व्यक्तियों की संख्या बढ़ने या घटने से जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करती है। कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, कौन लोग बस रहे हैं, कौन लोग दूसरे देश जा रहे हैं, इन सब चीजों को ही क्या कहा जाता है, इन्हीं सब चीजों को जनसंख्या वृद्धि दर जो है कहा जाता है। अगर लोग आके ज्यादा बसते जा रहे हैं देश के अंदर तो वो क्या है, वो क्या है, तो वो जो है जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, बस रहे हैं लोग, ठीक है। और घट रहे हैं तो ऋणात्मक, धनात्मक मतलब जब ज्यादातर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही हो, और ऋणात्मक मतलब जब लोगों की संख्या कम होती जा रही हो,
ठीक है, यही एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। धनात्मक वृद्धि दर तब होती है जब किसी क्षेत्र में जन्मे बच्चे तथा अप्रवासी यानी बाहर से आने वाले व्यक्तियों की संख्या उस क्षेत्र में मरने वाले व्यक्तियों तथा अप्रवासी। देखिए बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, पहले ये जान लेना धनात्मक क्या होता है। धनात्मक मतलब बाहर से आने वाले और जन्म लेने वाले, यानी कि इसमें वृद्धि होती हुई दिख रही है आपको, यानी ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं तो वो धनात्मक है। और इसमें बोला जा रहा है कि ठीक है अप्रवासी तथा अप्रवासी, ठीक है उत्प्रवासी क्षेत्र से बाहर जाने वाले लोगों व्यक्तियों की संख्या से ज्यादा हो ऋणात्मक वृद्धि दर, यानी कि इसमें मरने वालों से ज्यादा पैदा होने वाले या बाहर से आने वाले लोग रहेंगे तो वो हो जाएगा आपका जो है धनात्मक। पर ऋणात्मक क्या होता है? ऋणात्मक क्या होता है देखिए यहाँ बात हो रही है इसकी, यहाँ ऋणात्मक की बात हो रही है। ठीक है, ऋणात्मक क्या होता है? ऋणात्मक वृद्धि में उपरोक्त बातें ठीक उल्टी हो जाती हैं, उसकी उल्टा है ऋणात्मक में। यानी कि इसमें क्या होता है, इससे किसी क्षेत्र की जनसंख्या में लगातार कमी होती है। धनात्मक में बढ़ रही थी, मान लो जन्म लेने वाले ज्यादा है, बाहर से आने वाले ज्यादा हो गए, तो ये क्या है? ये धनात्मक है। ऋणात्मक क्या है? जहां लोग मर रहे हैं, ज्यादा लोग हैं ना, वो हो जाएगी ऋणात्मक। ठीक है, उसके बाद क्या है? निम्न सारणी से ज्ञात होता है कि 1901 में भारत की कुल जनसंख्या जो है जो है 23.8 करोड़ थी, वहीं 1991 में बढ़कर 84.6 करोड़ हो गई, अर्थात 3 गुना बढ़ी। 1981 से 1991 के बीच देश की जनसंख्या में 16.1 करोड़ व्यक्ति जुड़ गए। याद रखिएगा ये जो जनसंख्या बढ़ती है वो कई बार ऐसा होता है कि बाहर से लोग आकर बसते हैं, इसकी वजह से भी बढ़ती है जनसंख्या, और कई बार ऐसा होता है कि जो है जन्म लेने वाले जो हैं ज्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की जाती है। आगे का समय अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा जनसंख्या, क्या बोला जा रहा है? ध्यान सुनिएगा। देखिए जनसंख्या प्रवास से आपका क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? प्रवास, एक जगह दूसरी जगह, या तो देश में लोग आके बस रहे हैं या देश से जाकर लोग दूसरी जगह बस रहे हैं। तो जनसंख्या प्रवास से क्या तात्पर्य है? उपयुक्त उदाहरण देते हुए प्रवास के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करें। देखिए प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सब प्रवास कहलाता है। क्या है? जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए तो बोला जा रहा है कि देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर बसने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। सिंपल सी बात, भाई एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, प्रवास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवास वाला देख लेना, कोई एग्जाम पूछ लेगा। ठीक है ना। देखिए इसके कई प्रकार हो सकते हैं। किसी दूसरे स्थान से आकर, मान लो कोई बाहर से आकर बस रहा है, इसकी प्रकृति के आधार पर इस प्रवास को स्थायी अथवा अस्थायी कह सकते हैं। या तो परमानेंट बस गया या तो कुछ समय के लिए बसा हुआ चला जाएगा। स्थायी प्रवास में आए हुए व्यक्ति बसावट करने में के बाद वापस अपने मूल स्थान नहीं जाते, और इसका सबसे सुंदर एवं सरल उदाहरण ग्रामीण जनसंख्या का अपने अपने गांव से रोजगार की तलाश में पलायन करके शहरों में आकर स्थायी रूप से बसना। जैसे बहुत से लोग, मान लो बिहार यूपी से बहुत सारे लोग आए और दिल्ली वगैरह में जाके बस गए, मुंबई में जाके बस गए, परमानेंट जाके बस गए, वहीं पे कमाने मान लगे, तो वो क्या हो गया? वो प्रवास है, वो परमानेंट वाला, स्थायी है। अस्थायी प्रवास की अगर बात करें, अस्थायी प्रवास की कहाँ बात, ठीक है, अस्थायी प्रवास की अगर हम बात करते हैं, जैसे इसमें आ जाता है अस्थायी, यहाँ पे हम अस्थायी प्रवास के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो कुछ समय रोजगार धंधा इत्यादि करने अपने मूल निवास स्थान को लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए मौसमी प्रवास को लिया जा सकता है। फसल कटाई के समय बिहार के खेतिहर मजदूरों का पंजाब एवं हरियाणा प्रदेश में आकर रहना अस्थायी प्रवास है। यानी ये सब क्या है? ये सब अस्थायी प्रवास है। आगे बस हम अस्थायी प्रवास है। और बोला जा रहा है ठीक है, पंजाब एवं हरियाणा प्रदेश में आकर रहना जो है अस्थायी प्रवास है, क्योंकि ये सब फिर से अपने अपने गांव वापस लौट जाते हैं और बड़े बड़े शहरों जैसे कोलकाता, चेन्नई, जैसे बोल रखा है इसमें कोलकाता, यहाँ देखिए बोल रखा है ना, जैसे कोलकाता, चेन्नई, मुंबई तथा अन्य बड़े शहरी क्षेत्रों में लोग सुबह
आकर कामकाज करके सायकाल में वापस अपने घर चले जाते हैं और इस प्रकार के जनसंख्या के आवागमन को दैनिक प्रवास कहते हैं। यानी कि सुबह आए शाम को चले गए तो दैनिक प्रवास। तो ये अस्थायी हो गया एक तरीके से। स्थायी भी मैंने आप लोग को बता दिया, अस्थायी प्रवास भी बता दिया। स्थायी में परमानेंट बस जाना, अस्थायी में वापस कुछ समय मौसम के अनुसार चले जाना, और एक दैनिक प्रवास होता है जो सुबह आया शाम को वापस चला गया। उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में हाँ देखिए यहाँ देखिए सबसे ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर लाइन में पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें। पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः लोग ग्रीष्म काल यानी गर्मी में अपने पशुओं के साथ घाटी इलाके में से चलकर ऊंची पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही शीत ऋतु का आगमन होता है, शीत ऋतु का आगमन होता है, क्योंकि देखिए पहाड़ियों पर थोड़ा ठंडा होता है, नीचे जो मैदान होते हैं वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने मवेशियों के साथ उतरकर जो है पुनः उतरकर पुनः अपने घाटी के इलाकों में जो है शीतकाल में चले जाते हैं, क्योंकि ठंड में बहुत ज्यादा पहाड़ों पर ऊंचाई पर पहाड़ियों पर ठंडी होती है, इसलिए वहां से उतरकर, कौन याद कर रहा है भाई, देखिए इन लोगों का मूल स्थायी आवास घाटी में होता है तथा पर्वतीय ढालों पर पशुओं को चराने के लिए चले जाते हैं। जब सर्दी में उच्च पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं, ठंडियों में क्योंकि ऊपर ठंडा हो जाएगा मामला, तो वो लोग क्या करते हैं, तो वे लोग निम्न भागों की ओर जो है घाटी में लौट आते हैं। आमतौर पर वार्षिक आवागमन के रास्ते में चारागाह भी वस्तुतः तय एवं निश्चित होते हैं और इस प्रकार ऊंचाई के अनुसार प्रवास को ऋतु प्रवास कहते हैं, यानी इसको ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो ये प्रवास के कुछ अलग अलग प्रकार है ना, तो ऋतु प्रवास हो गया। इस प्रकार ऊंचाई के अनुसार प्रवास ऋतु प्रवास कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश की गद्दी जो है जनजाति यहाँ पे है, तो गद्दी जनजाति तथा जम्मू कश्मीर राज्य की बकरवाल जो है जनजाति, ये सब जनजातियां हैं, ठीक है, प्रतिवर्ष ऐसा प्रवास करते रहते हैं। मौसम के अनुसार ये लोग चेंज होते हैं, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे देखिए, तो ये लोग क्या करते हैं, मौसम के अनुसार जो है इधर उधर जाते रहते हैं, प्रवासी हैं। प्रवासी लोगों के मूल स्थान तथा निर्दिष्ट स्थान के आधार पर प्रवास को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में, या तो वो किसी एक गांव से दूसरे गांव में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों में, या तो वो गांव से नगरों में चले जाते हैं। नगरीय क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में, या तो नगरों से दूसरे नगर में चले जाते हैं। नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में, या तो नगरों से ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई ना, ये क्वेश्चन इतना था, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने बताया बहुत बड़ा है आंसर ये, बाकी इजी वे में आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक है। ऊपर देखिए जनसंख्या प्रवास क्या है वो मैंने बताया, ये पूरा था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य स्तर पर जनसंख्या वृद्धि में प्रतिरूप को संक्षेप में बताएं। देखिए राज्य स्तर पर यानी एक देश से दूसरे देश में नहीं, बल्कि यहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की बात हो रही है। तो भारत के सभी प्रांतों में जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर एक समान नहीं है। याद रखें, राज्यों की अगर हम बात करें ना, राज्यों में भी जनसंख्या बराबर नहीं है। प्रांत मतलब राज्य होते हैं। ये जो आपको ये प्रांत दे रखा है ना, ये प्रांत, ये तो ये प्रांत ही क्या है, ये देखिए ये प्रांत को ही हम राज्य कहते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना। देखिए तो भारत के सभी प्रांतों में जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर एक समान नहीं है। भारत के अंदर हर राज्य में अलग अलग जनसंख्या है। देश के कुछ भागों में वृद्धि दर अन्य भागों के मुकाबले ज्यादा है। और 1991 से 2001 के दशक में पूरे देश की औसत वृद्धि दर 21.39% थी। यदि अंतर राज्य, अगर एक राज्य के अंदर की बात करें, अंतर राज्य यानी कि देश के अंदर की बात हो रही है, तो राज्य स्तर वृद्धि दरों के अंतर पर ध्यान दें तो पता चलता है कि केरल में सबसे कम वृद्धि दर है 9.42%। भारत का एक ऐसा राज्य जहां सब कुछ अच्छा है, जनसंख्या बहुत कंट्रोल में है, तो वो कौन सा राज्य है? केरल है, भारत का केरल। जबकि नागालैंड सर्वाधिक वृद्धि दर 64.41% है। राज्य स्तर के प्रतिरूपों पर
जो है सरसरी तौर पर ध्यान देते हैं तो उत्तरी भारत यानी भारत का ऊपरी इलाका, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ऊपरी इलाका है उत्तर प्रदेश वगैरह जिसमें सब आता है, बिहार वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, और तो बोला जा रहा है तो उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर के बीच एक विभाजक की मौजूदगी साफ दिखाई देती है। भारत के ऊपरी इलाकों में, उत्तरी इलाकों में बहुत ज्यादा जनसंख्या, बल्कि भारत के दक्षिणी इलाकों में, याद आ रहा है ना कुछ, तो भारत के दक्षिणी इलाकों में जो है नीचे, जिसमें केरला, तमिलनाडु और आपका जो है सबसे ज्यादा तो केरला है, केरला में जनसंख्या बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो दर्ज हुई है। और जबकि समस्त दक्षिण भारत के राज्यों में यह वृद्धि दर कम दर्ज हुई है। भाई वहां पे दक्षिण भारत में ना बहुत बढ़िया है, वहां वृद्धि दर कम है। इसका मुख्य कारण सामाजिक और आर्थिक विकास में बहुत अंतर होना है, यानी सामाजिक, समाज का भी कुछ रोल होता है। समाज के अंदर अगर हम बात करें, समाज में क्या होगा कि अगर लोग पढ़े लिखे नहीं है तो वहाँ जो है हम दो हमारे होने दो की प्रक्रिया चलेगी। पढ़े लिखे लोग हैं तो वो सोचेंगे कि भाई हम दो हमारे होने दो ही रहने दो, है ना, ये चीज़, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। उसके बाद बोला गया दक्षिण भारत के राज्यों में शिक्षा एवं साक्षरता का स्तर, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक सुविधा, आर्थिक शहरी जनसंख्या सुधरी एवं सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के कारण जनमानस जागृति एवं ज़्यादा समझदार हैं। यानी भारत के दक्षिणी इलाकों की बात करें तो वहाँ ज़्यादातर लोग जो है पढ़े लिखे आपको देखने को समझदार लोग ज़्यादातर मिल जाएंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश में इन जगहों पे जानते हैं बहुत पहले, अब तो थोड़ा कंट्रोल में पढ़े लिखे लोग हैं, पर वहाँ ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, बहुत सारे 10-10, 12-12 बच्चे करते हैं। कोई एक गोदी में लेके जा रहा है और कोई एक गोदी में लेके जा रहा है, कोई दोनों गोदी में लेके रहे, एक कंधे पे इधर बैठा है, एक कंधे पे इधर बैठा है, कोई सर पे इधर बैठा रखा है ना। एक खाची बच्चे होते हैं उनके। कई लोग हैं जो नहीं समझते हैं, जनसंख्या में वृद्धि करते जा रहे हैं, पर आने वाले टाइम पे यही बड़ा बुरा हो जाएगा भारत का हाल। आगे जो समझना, चलिए उसके बाद आता है जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के घनत्व और उसके वितरण को प्रभावित करता है। यानी जलवायु कैसे, हर पूरे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जलवायु है। जलवायु क्या होता है, जो 30 से 35 साल पे हमेशा चेंज होता है। मौसम बार बार चेंज होता है पर जलवायु थोड़ी ना चेंज होती है। तो वही बोला जलवायु किस प्रकार जनसंख्या घनत्व की बात करता है और जनसंख्या के घनत्व और उसके वितरण को प्रभावित करता है। तो जलवायु का भी रोल होता है जनसंख्या के उसमें। जैसे किसी स्थान की जलवायु जनसंख्या के स्थानिक, बोला था किसी स्थान की जलवायु उसकी जनसंख्या के स्थानिक वितरण एवं प्रसार को प्रभावित करती है। अब राजस्थान के गर्म और सूखे रेगिस्तान, साथ ही ठंडा एवं आर्द्रता यानी नमी तथा नमी जो है ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता मैंने चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को पता होगा, वाले पूर्वी हिमालय भूभाग का उदाहरण लें। इन कारणों से यहाँ जनसंख्या का वितरण असमान है, घनत्व कम है। देखिए घनत्व का मतलब क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर की अगर हम बात करें, 1 वर्ग किलोमीटर में आने वाली टोटल जनसंख्या की बात हो रही है। यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर की बात हो रही है, यहाँ सड़क की बात नहीं हो रही। सड़क तो ऐसी होती है ना 1 किलोमीटर, पर ये क्या है 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, इसमें आने वाली जितनी भी जनसंख्या होगी उस घनत्व की बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात हो रही है। चलिए तो वहाँ क्या है, तो इसमें जो है भौगोलिक परिस्थिति इतनी अनुकूल है कि आबादी सघन एवं समान रूप से वितरित है। पश्चिम घाट, पश्चिम भारत है, भारत का जो ये इस नीचे वाला हिस्सा है वो पश्चिमी घाट इधर वाला है ना, जिसमें आपको गोवा वगैरह, केरला वगैरह ये सब आता है। तो आबादी सघन है और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के पवन विमुख भाग तथा राजस्थान के भागों में घनत्व कम है। राजस्थान के भाग में क्या होता है, इनमें घनत्व वगैरह कम देखने को मिलता है, क्योंकि राजस्थान में क्या है, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ कम लोग दिखेंगे आपको। पूरा अगर 1 किलोमीटर ऐसे घनत्व की बात करेंगे, 1 वर्ग किलोमीटर की बात करें, तो रेगिस्तान में कौन रहता है वहाँ पे, तो कई जगह पे है खाली है। अब दिल्ली में देख लो, दिल्ली में 1 किलोमीटर, 1 घन किलोमीटर की बात करेंगे ना, 1 वर्ग किलोमीटर की, तो 1 वर्ग किलोमीटर में ही धड़ाधड़ लोग मिलेंगे, क्योंकि भरे हुए हैं यहाँ पे। शहरों में ज़्यादा होता है, ग्रामीण क्षेत्र में या इनमें जो है पहाड़ी इलाकों में, ऊंच नीच वाले इलाकों में थोड़ा कम देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आता है जनसंख्या के, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनसंख्या के घनत्व और उसके वितरण को मृदा भी प्रभावित करती है। मिट्टी भी प्रभावित करती है बहुत ज्यादा, यह हमें याद रखना है। देखिए मिट्टी कैसे प्रभावित करेगी, तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कि मृदा बहुत हद तक जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करती है। मृदा मतलब क्या होती है, मिट्टी होती है।
तो ये चीज हमें याद रखना है। उसके बाद क्या दे रखा है देखिए, तो मृदा बहुत हद तक जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करता है। वर्तमान औद्योगिकरण एवं, देखिए बोला क्या है, वर्तमान औद्योगिकरण, औद्योगिकरण मतलब होता है फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह लगना। तो वर्तमान उद्योग वाला चैप्टर मैंने कल पढ़ाया था आप लोग को, ठीक है, याद रखना। तो वर्तमान औद्योगिकरण एवं उद्योग प्रमुख समाज में मृदा कैसे जनसंख्या को प्रभावित करने में सक्षम हो सकती है, यानी मिट्टी जनसंख्या पे क्या असर डालती है, तो यह स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है, परंतु इस सच्चाई से आज भी भारत की 60% जनता गांव में बसती है। देखिए आज भी ज्यादातर लोग कहाँ बस रहे हैं, गांव में बस रहे हैं। 60% तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में है, कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात से। तो ग्रामीण जनता अपना जीवन यापन खेती से ही करती है और खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी चाहिए, और इसी वजह से भारत का उत्तरी मैदान, यानी जिसमें उत्तर प्रदेश वगैरह ये सब आता है, भारत का, हाँ ये रहा भारत का उत्तरी मैदान, यहाँ पे हम लोग भारत का उत्तरी मैदान भाग, समुद्र तटीय मैदान भाग एवं सभी नदियों के डेल्टा क्षेत्र उपजाऊ एवं मुलायम मिट्टी की प्रचुरता के कारण सघन जनसंख्या वितरण प्रस्तुत करते हैं। यानी भारत की अगर बात करें उत्तरी इलाकों की, तो भारत के उत्तर क्षेत्र में जो है काफी ज्यादा जनसंख्या के लोग मिलेंगे, काफी ज्यादा राज्यों में जनसंख्या मिलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका जो है पंजाब, जो है हरियाणा, इन जगहों पर आपको कुछ खास ज्यादा जनसंख्या देखने मिलेगी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ऐसी है, मिट्टी है, लोग खाते पीते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, और यहाँ पे क्या है, खेती बाड़ी होती है, ज्यादातर लोग जो है, मृदा भी एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है इस चीज का जनसंख्या घनत्व का भी एक कारण है मिट्टी। क्योंकि देखिए जहां ज्यादा उपजाऊ वाली चीजें होंगी वहां ज्यादा लोग जाके बसेंगे, तो वहां घनत्व ज्यादा होगा लोगों का, डेंसिटी। वैसे ही अगर बात करें राजस्थान, गुजरात, इन जो मरुस्थलीय जगह हैं, इन जगहों पे ज्यादातर आपको जनसंख्या कम ही मिलेगी। तो दूसरी ओर राजस्थान के विशाल मरुभूमि है, यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र है, गुजरात का कच्छ है, रण का इलाका है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी जमीनें ऊपर नीचे ऐसे हैं सब, ठीक है। तराई भाग जैसे क्षेत्रों में मृदा का कटाव तथा मृदा में रेह का जो है उत्फुलन, मतलब जो मिट्टी पर जो सफेद नमकीन परत चढ़ जाती है ना, उसको ये बोला जाता है रेह, मृदा में रेह का पड़ जाना, तो नमकीन परत चढ़ जाना जो कि उपजाऊपन को नष्ट कर देती है, तो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हो जाते हैं। यानी कि यहाँ की जनसंख्या क्या खाएगी, एक बात बताइए, तो मिट्टी खराब है तो वहाँ लोग रहेंगे क्या, ज़्यादा नहीं रहेंगे, तो इस वजह से जो है वहाँ ज़्यादा बसावट नहीं हो पाती है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ जनसंख्या जो है कम से कम देखने को मिलेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो हमने जान लिया ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, तो जनसंख्या के घनत्व और उसके वितरण को मृदा कैसे प्रभावित करती है, तो मृदा वाला हमने क्वेश्चन जो है यहाँ पे जान लिया। इतना क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या आ रहा है, अंतरराज्यीय प्रवास पर संक्षेप में टिप्पणी लिखी। देखिए अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको, अंतरराज्यीय प्रवास क्या होता है, एक राज्य मतलब राज्यों से राज्यों में जाना, गांव से गांव में जाना, गांव से शहरों में जाना, शहर से गांव में जाना, नगर से नगरों में जाना, सब आ जाता है। देखिए अंतरराज्यीय प्रवास, भारत में ऐसा प्रवास अंतरराज्यीय प्रवास की तुलना में सीमित प्रतिशत में होता है। सन 2001 में जनगणना के अनुसार 1,70,00,000 लोग इस प्रवास की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सोचो 2001 में इतने सारे लोग प्रवास कर गए एक जगह से दूसरी जगह, जब जो लोग जाकर बसे तो उसको बोला जाता है क्या, तो इतने ज्यादा लोग तो इसकी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन प्रवासियों में 26.6% एक राज्य के गांव से दूसरे राज्य के गांव में आकर बसने वालों का है, और इसी प्रकार 26.7% उन लोगों का है जो एक शहर से दूसरे कौन है जो इतना याद कर रहा है, बताइए, पढ़ा लेने दो, बाद में याद करना, अभी रुक जाओ। तो दूसरे शहर में जाकर बस गए हैं। 37.9% उन लोगों का है जो गांव से शहर में जाकर बस गए हैं। केवल 6.3% पुरुष शहर छोड़कर गांव में जा रहे हैं, यानी शहर से कोई गांव में जाता थोड़ी ना है, लोग बहुत कम जा रहे हैं, गांव शहर में बढ़ते आ रहे हैं, बल्कि ये चीज है, पर गांव होता है भाई। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा उड़ा दूंगा। देखिए जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की,
यानी कि कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। ये इसके कारण क्या होते हैं? तो कारण यही है, पहला भौतिक कारक। भौतिक कारक मतलब जमीन है ऊपर नीचे है तो वहाँ जनसंख्या कम होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कम लोगों की बसावट होगी। अब सोच के देखिए ना, भौतिक कारक कैसे, भौतिक में तो यही आ रहा है, खासकर भौतिक के लिए यही है। मान लीजिए ये पूरा ऐसे वाले इलाके हैं, तो ये यहाँ लोग रहेंगे क्या? लोग रह पाएंगे? नहीं। और वहाँ पूरा सपाट है, पठार वाला इलाका है, मान लीजिए पूरा ऐसा सपाट इलाका है, पूरा ऐसा है सपाट, ठीक है, तो वहाँ ज़्यादातर लोग रहने लग जाएंगे, इनमें कम लोग रहेंगे। मान लो 1-2 लोग रह रहे हैं, इधर भी आसपास रह रहे हैं पहाड़ों के नज़दीक, तो ये पूरा जो है 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में आएगा ना, मतलब ऐसे पूरा इसको देख लिया जाएगा। बाकी इसको देखें तो 1 वर्ग किलोमीटर में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, एक मतलब इस तरीके से। यहाँ पूरा ही पठार वाला इलाका है ना, तो भूमि भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। भूमि की बनावट, आकृति, देखिए यहाँ बोल रखा है साफ साफ हमें, वो भूमि की बनावट या आकृति, जलवायु, मृदा इत्यादि। यद्यपि विज्ञान एवं तकनीक में बहुत अधिक प्रगति हुई तो परंतु फिर भी भौतिक कारकों का प्रभाव बरकरार है। यानी कि अभी भी हमको देखने को मिलता है भौतिक कारक एक बनता है हमारा ये चीज़, ठीक है। तो पहला बता दिया मैंने, जनसंख्या में कैसे कैसे हमें चेंजेस भी आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो भौतिक कारक हो गया, कुछ है भू आकृति, जमीन की बनावट, वही सेम आ गया। अगर ऐसी जमीन की बनावट होगी, जामीन की, देखिए, तो यह जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को जो है प्रभावित करता है। भू आकृति का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिस उसमें मौजूद ढलान और उनकी ऊंचाई की बात हो रही है, ऊंचाई नीचाई, ढिंचक इस तरीके, इन दोनों गुणों पर जनसंख्या घनत्व एवं वितरण बहुत कुछ आधारित रहता है। इसका प्रमाण पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों की भूमि ले सकते हैं। यानी कि अगर ऊंची नीची भूमि है, ऊंची नीची उन जगहों पर ज़्यादातर लोग बसेंगे क्या? भू आकृति अलग है, पठार वाले इलाके हैं, पठार है ना, मैदान है, तो वहाँ ज़्यादा लोग बस सकते हैं। उपजाऊपन ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा लोग बसेंगे। रेगिस्तान में ज़्यादा लोग बसेंगे क्या? भले ही बराबर है, नहीं बस सकते, ये चीज़। गंगा सिंधु मैदान, देखो ये गंगा और नदियों के बगल में तो बहुत सारे लोग चिपक जाते हैं। गंगा सिंधु मैदानी भूभाग घनी आबादी वाले हैं। घनी आबादी क्यों है? क्योंकि वो जमीन उपजाऊ होगी, तो क्षेत्र है ये घनी उसका वाला। जबकि अरुणाचल प्रदेश समूचा पहाड़ियों से, देखा ना, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, अरुणाचल प्रदेश समूचा ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य में है। आपको मैंने बताया था 7 बहनों में एक अरुणाचल प्रदेश भी आता है सबसे ऊपर, ठीक है। जबकि अरुणाचल प्रदेश समूचा पहाड़ियों से घिरा उबड़ खाबड़ प्रांतीय पर्वतीय भूभाग है, अतः जनसंख्या का घनत्व सबसे कम एवं वितरण भी विरल एवं फैला हुआ है। जनसंख्या की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा फैला हुआ है इन जगहों पर। और इसके अलावा भौतिक कारकों के स्थान विशेष, जल प्रवाह क्षेत्र, भूमि जल स्तर, यानी कि जो जमीन के भूमि जल स्तर मतलब क्या है? जमीन पर जो नदियां वगैरह बह रही हैं उन नदियों के निकट लोग बस रहे हैं, तो जनसंख्या वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जलवायु, यहाँ थर्ड होना चाहिए जलवायु। तो जलवायु भी एक प्रकार से क्या करती है? जलवायु भी एक प्रकार से क्या है? जनसंख्या पर असर डालती है। कैसे? जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए, जलवायु, किसी स्थान की जलवायु जनसंख्या के स्थानिक वितरण, अभी मैंने ये बताया था आपको, जलवायु मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में, आप लोग देख लेना, वो वाला क्वेश्चन अभी पढ़ाया था जो मैंने। तो जलवायु भी एक तरीके से, यानी कि मौसम कैसा है वहाँ का, जलवायु कैसी है, कैसा मतलब वहाँ पे जो है क्लाइमेट है वो, ठीक है, इस तरीके से हम इसमें पता लगा सकते हैं। उसके बाद मृदा है, ये मृदा भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मिट्टी के हिसाब से भी जनसंख्या में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। मिट्टी हो जाएगी तो ठीक है, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये मैं पढ़ा दिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद यही बता रखा है सामाजिक और आर्थिक, तो मिट्टी वाला ये सारा ऊपर से नीचे तक, तो मैं बस दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना। यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा ये हो जाएगा यहाँ तक मिट्टी वाला, फिर यहाँ से लेकर जो है और नीचे तक हो जाएगा। मिट्टी भी एक प्रकार से जो है काफ़ी खासा असर डालते, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व तो एक वितरण जो है, ठीक है, एक वितरण एवं अधिक भौतिक भौगोलिक कारकों की वजह से भी होता है। उसके बाद सामाजिक आर्थिक कारक, देखिए समाज की वजह से भी होता है। जहाँ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ क्या है, वो जनसंख्या को कम बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। और ज़्यादा जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं वो जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं, है ना। पढ़े लिखे लोग कम करते हैं ये सब चीज़ें थोड़ा। तो भौतिक कारकों के समान ही जो है सामाजिक और आर्थिक, इस पे भी डिपेंड करता है। शहरों में ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कम ये सोचते हैं भाई, क्योंकि वहाँ लिमिटेड पैसा है शहरों में, है ना। मतलब कमाओ तो बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन एक फैमिली भी चलानी होती है, तो इसलिए सोचते हैं हम तो हमारे दो की ही प्रक्रिया जारी रखें। तो परंतु इन दोनों कारकों के सापेक्षिक महत्व के विषय में पूर्ण एकरूपता नहीं भी हो सकती है। कुछ स्थानों पर भौतिक कारक ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, तो कुछ स्थानों पर सामाजिक एवं आर्थिक कारक ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। हरी भाषा में तो ये चीज़ है। तो अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
सामान्य तौर पर आम सहमति है कि सामाजिक एवं आर्थिक अभौतिक, यानी अभौतिक है ना, ये भौतिक में तो घर मकान पहाड़ चट्टान ये सब आ जाता है, अभौतिक है ये, यानी सामाजिक हो, समाज में रहने वाली चीज़ें, और आर्थिक यानी पैसे से रिलेटेड, तो कारकों की भूमिका बड़ी है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारक जो जनसंख्या की बसावट में विभिन्नता लाते हैं इस प्रकार हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारक हैं ये सब, ठीक है, और इन सब से भी जो है जनसंख्या का बढ़ाव देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आ रहा है इसमें कुछ जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दे रखे, पहले यहाँ देख लो आप लोग, जनसंख्या में प्रतिशत, अगर प्रतिशत की बात करें तो कहाँ कहाँ पे कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है रह रही है अभी, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो पहले ये बिंदु वाले देखेंगे, ठीक है, देखिए बिंदु वाले, ये छोटे छोटे डॉट वाले, ये रहे ना डॉट वाले, मैंने बताया ना दक्षिणी भारत में बहुत कम जनसंख्या है, ठीक है, बहुत कम लोग वहाँ पे, मतलब यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे भी लोग हैं इसलिए, तो यहाँ कम प्रतिशत में आपको लोग मिलेंगे। एक तो ये बिंदु बिंदु वाले देखेंगे, और एक ऐसे लाइन वाले, ऐसे लाइन वाले देखेंगे जो चौड़ी लाइनों वाले हैं। चौड़ी लाइन वाले कहाँ है भाई, आ जाओ जरा सामने, देखिए एक तो ये हो गया असम का इलाका, इधर हो गया है ना जो है सिक्किम के नीचे, यानी कि ये जो हो गया ये हमारा पश्चिम बंगाल, ये इधर से ये छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, है ना, ये जगहों पे हो गया, ठीक है, तो ये वाले हो गए। और कुछ नज़दीक लाइनों वाले हो गए ये, जिसमें आपका जो है बिहार तो नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसमें जो है झारखंड हो जाएगा, और कहाँ है ये लाइन वाले, झारखंड हो गया, और इधर देखिए ये हो गया आपका महाराष्ट्र, गुजरात, इन जगहों पे कम प्रतिशत वाले लोग, ये थोड़े से इसमें रहिए, मतलब इसमें ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इसमें भी ज़्यादा लोग हैं, 21 से लगभग 21 से 24% लोग। उसके बाद है 24 से 27% आबादी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब है, तो वो बिल्कुल नज़दीकी उसमें देखने को मिलेगी, जैसे ये वाले हो गए, ये वाले मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और आपका इधर से कहाँ पहुँचेगा, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, इन जगहों इनकी तो बात अलग है बिल्कुल, निचले इलाकों की, ये तो दक्षिण भारत है। उसके बाद सबसे भयंकर आबादी वाले 27% से जो है अधिक, तो इसमें आपका राजस्थान, बिहार, और आपका इधर है इधर असम वगैरह जो है, असम के नीचे मेघालय वगैरह हो गया, इन जगहों पर भी आपको जो है देखने को, ठीक है, मिल जाएगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ये 7 बहनों में आ जाएगा, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये सब, अरुणाचल प्रदेश ऊपर हो जाएगा। तो बाकी ये घनत्व काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, जनसंख्या वाले अधिक मिलेगी, ठीक है, तो काफ़ी घने हैं, काले काले हैं। तो ये चीज़ सबको समझ में आ गया, ठीक है, एक बार बता देता हूँ ऊपर से, ठीक है। इन जगहों पर जो छींटे वाले हैं, यानी हिमाचल प्रदेश में भी कम जनसंख्याएँ मिलेंगी। चलिए ठीक है, ये बता दिया मैंने। चलिए, तो 1991 से 2001 तक की कहानी बता रखी है, इतना। देखिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। उतने ही बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, उतने ही इस चैप्टर में, क्योंकि अब छोटे छोटे चैप्टर आ रहे हैं, और जो मेन चीज़ थी मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोग को अच्छी मिलेंगी, ठीक है, ये मेरा वादा रहेगा। और आने वाले टाइम पे ग्रेजुएशन की भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके रखो, ताकि अच्छे तरीके से आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिंगा लाला हो जाओ, है ना। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 27 पढ़ेंगे इसके बाद। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।